नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम भारतेंदु जी के एक प्रहसन अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले के जो वीडियो हैं उनमें आप देख चुके हैं कि अंधेर नगरी एक प्रहसन है जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1881 ईस्वी में भारतीयों को जागृत करने और अंग्रेजी शासन का विरोध करने के उद्देश्य से की थी। इसके अलावा भारतेंदु जी ने कई नाटक लिखे, उनमें से कुछ मौलिक हैं और कुछ रूपांतरित यानी अनुदित हैं। मौलिक नाटकों में प्रमुख नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति न भवति। दूसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। एक अन्य नाटक है विशस्य विषमोत्स्थम। विशस्य विषमोत्स्थम। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस बहुआयामी सेवा के विषय में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ठीक ही लिखा है कि भारतेंदु ने हिंदी काव्य साहित्य को विविधतापूर्ण और नवीन व्यापक रूप प्रदान किया। काव्य रचना की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान साहित्यिक संगम की भांति हैं, जहाँ लगभग सभी साहित्य धाराएं मिलकर एक नवीन धारा को जन्म देती हैं, जो फैलते फैलते जीवन के प्रत्येक कोने को स्पर्श करने लगती हैं। उनकी रचनाएं परंपरानुरूप और नवीन दोनों प्रकार की हैं। परंपरानुरूप काव्य रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति, दिव्य प्रेम आदि से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। इन रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मध्ययुगीन शैलियों का अनुसरण किया है। नवीन रचनाओं में राजभक्ति, देशभक्ति, भाषोन्नति तथा अन्य अनेक सुधार संबंधी विचार प्रकट किए हैं। उनमें नवोत्थान युगीन भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। भारतेंदु की अधिसंख्य महत्वपूर्ण रचनाएं भारतेंदु समग्र में संग्रहित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक असाधारण रचनाकार थे, जिन्होंने अपने लेखन और क्रियाकलापों से हिंदी साहित्य और भारतीय जीवन को नवोन्मेष की तरफ अग्रसर किया। जिस समय भारतेंदु का आविर्भाव हुआ, भारतीय जनमानस अंग्रेजों की पराधीनता से आक्रांत था तथा उनका राष्ट्र सम्मान भाव लगभग लुप्त हो चुका था। कठिन समय में हिंदी साहित्य और भारतीय जनमानस में नई ऊर्जा भरने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को महत्वपूर्ण योगदान जो उन्होंने दिया, उसको लक्ष्य करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस प्रकार लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिस समय आविर्भाव हुआ, उस समय भारतवर्ष मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वातंत्र्य का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की सर्वतोमुखी अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया और उनके भावी उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम स्वप्न देखा। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता उन्हें बहुत खटकती थी।
अंग्रेजी राज्य में प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और दिन रात की अशांति से छुटकारा पाकर उन्होंने परम सुख और शांति का अनुभव किया और इसलिए अंग्रेजी राज्य का गुणगान भी किया। सुख शांति के साथ साथ वैज्ञानिक साधनों के सुखोपभोग, वैध शासन, सुंदर न्याय पद्धति आदि के फलस्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश सुशासित भूमि में आनंद उमगे जात कहकर अपने भाव प्रकट किए। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की थी, किंतु उन्होंने अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं कर लिया था। देश का हित उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बढ़ती गई अनीतियों का भली भांति विरोध भी किया और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, काले गोरे के भेदभाव, अंग्रेज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार आदि पर क्षोभ प्रकट किया। वे स्वतंत्रता के जबरदस्त पक्षपाती थे, किंतु तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल औपनिवेशिक प्रतिनिधि शासन प्राप्त करना चाहते थे। उनका विरोध हिज मैजेस्टीज अपोजिशन वाला विरोध था। भारतवासियों का पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और निज भाषा के प्रति उदासीनता उन्हें बहुत अखरती थी। उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की उन्होंने निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। धार्मिक दृष्टि से यद्यपि वे स्वयं वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव और पुष्टि मार्गीय थे, तो भी उनमें धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी दो प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़कर गए। वास्तव में हिंदी प्रदेश या भारतवर्ष के ही नहीं, वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाए जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति पैदा करने में उन्होंने अपना पूर्ण योग दिया। नाट्यकार के रूप में अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हम अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु के कृतित्व में नाटक की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित करते हुए लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आचार्य शुक्ल को यह विलक्षणता इसलिए लगी होगी कि गत 5 शताब्दियों में नाटक लगभग अनुपस्थित था, किंतु आधुनिक काल का प्रवर्तन नाटक विधा से हुआ। इस विलक्षण प्रवर्तन को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है। पुनर्जागरण आंदोलन के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ एक मुख्य प्रतिज्ञा यह थी कि हिंदू जाति की एकांतिक भावना का निरसन करके उसे एक समाज के रूप में गठित किया जाए। ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और आगे चलकर स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित तदीय समाज, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई, उस तदीय समाज के नामकरण और उसके अनेक कार्यक्रम इस मान्यता को भली भांति पुष्ट करते हैं। इधर नाटक सभी साहित्य और कला माध्यमों के बीच अपनी प्रकृति में सर्वाधिक सामाजिक है। रंगमंच पर उसका प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार के कलाकारों के सहयोग से होता है, वैसे ही उसका आस्वादन समाज के रूप में किया जाता है। इस स्थिति में पुनर्जागरण की व्यापक सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए नाटक ही सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम था। यो गद्य के क्षेत्र में नाट्य माध्यम का पहला चुनाव करके भारतेंदु ने अपने सही ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भारतेंदु द्वारा नाट्य लेखन का सूत्रपात केवल विधागत प्रस्थान बिंदु पर नहीं था, अपितु वे इस विधा की शक्ति को समझकर उसे नव जागरण का अस्त्र बनाना चाहते थे। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपना अंतिम संवाद नाटक की भाषा में ही बोला। हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखे लास्ट नाइट कब होती है। भारतेंदु ने पूरे, अधूरे, मूल, अनुदित कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटक शीर्षक से 1883 ईस्वी में एक लंबा निबंध लिखा, जिसे हिंदी की नाट्यालोचना की पहली ईंट कहा जा सकता है। इस निबंध के विवेचन से भी स्पष्ट है कि भारतेंदु नाटक और रंगमंच को अभिन्न मानते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं ही नाटकों का मंचन किया, नाटकों में अभिनय किया और अपनी मित्र मंडली के माध्यम से नाटकों के मंचन को प्रोत्साहित किया। भारतेंदु के पिता गिरधारी दास स्वयं रचनाकार थे। गिरधारी दास, जिनका नाम गोपाल दास भी है। उनका लिखा नाटक नहुष नामक नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित शकुंतला नाटक खड़ी बोली गद्य में किया गया प्रयास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी आदि ने खड़ी बोली गद्य में इस विधा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समक्ष तत्कालीन समय की अनेक चुनौतियां थीं। भाषा की, हिंदी नाटक की, कला की,
हिंदी रंगमंच की, ब्रिटिश शासन की पराधीनता की और भारतीय जागरण की। भारतेंदु जैसे प्रतिभा संपन्न रचनाकार ने इन सारी चुनौतियों को गहराई से समझा। जहाँ तक नाट्य लेखन का संबंध है, भारतेंदु के समक्ष संस्कृत की बहुत समृद्ध नाट्य परंपरा थी, किंतु उन्हें लगता था कि यह परंपरा उनकी रंग दृष्टि के विकास में मदद तो कर सकती है, पर हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास तो सर्वथा नए सोपान से होना चाहिए, जो पुनर्जागरण के आंदोलन का संवाहक बन सके। यूं संस्कृत की नाट्य परंपरा की महत्ता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने समझा और उन्होंने भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट प्रतीकाभिनय आदि का प्रयोग किया। संस्कृत रंगमंच पर यही पद्धति अधिक प्रयोग में आती है, अर्थात पर्वत नहीं है, पर अभिनेता अपने अभिनय से पर्वत का बोध कराता है। बाग नहीं, पुष्प नहीं है, फिर भी शकुंतला तोड़ने का अभिनय करती है। पुष्पा वचयम नाट्यति। रथ नहीं है, हिरण नहीं है, फिर भी दुष्यंत रथ पर चढ़कर हिरण का पीछा करने का अभिनय करता है। रथ नहीं है, किंतु वसंत सेना रथ पर सवार होती है। आकाशमंडल में कुछ है नहीं, फिर भी अभिनेता वहां किसी विमान को आते हुए देखता है। नाट्यशास्त्र, भरतनाट्य शास्त्र के अधिकांश अभिनय, रंगचर्या, संगीत के हैं। वे सब इस बात के सूचक हैं कि उपकरणों के अभाव में भी रंगमंच हो सकता है। किंतु भारतेंदु को लगता था कि नाटक और रंगमंच की परंपरा हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में सहायक तो हो सकती है, अनुकरणीय नहीं हो सकती। इसलिए भारतेंदु को अपनी राह बनानी थी। दूसरी ओर भारतेंदु के समय में व्यावसायिक रंगमंच की जो उपस्थिति थी, उससे भारतेंदु कतई संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतेंदु के पहले से चला आ रहा जो नाट्य परिदृश्य था वह व्यापक लक्ष्य वाला न था। हिंदी में तब तक कोई स्वदेश्य नाट्य लेखन था, न स्वदेश्य रंगकर्म था। पारसी कंपनियों ने अपने फूहड़ और अश्लील प्रस्तुतियों से भारत के शिष्ट और संभ्रांत समाज को नाटक से विमुख कर दिया था। पारसी कंपनियों द्वारा प्राय प्रेम कथाओं को पूरी तन्मय अश्लीलता और भावुकता के साथ पद्यमय संवादों के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था। इसमें संगीतात्मकता और लयात्मकता तो थी, पर वह बहुत मनोरंजक किस्म की थी। भले अमानत की इंद्र सभा का रूप इन पारसी प्रस्तुतियों से भिन्न था, पर वह भी इनका विस्तार भर था। तत्कालीन समाज में ये नाटक प्रस्तुतियां बड़ी लोकप्रिय थी, किंतु भारतेंदु जानते थे इन नाट्य प्रस्तुतियों से समाज को कुछ नहीं मिल रहा। उल्टे इन अश्लील कथानकों द्वारा परोसे जाने वाले मनोरंजन से वे अपने जातीय गौरव का क्षरण कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य से भारतेंदु क्षुब्ध थे। इसलिए भारतेंदु जी के संस्मरण में उल्लेख मिलता है कि जब वे अपने कुछ मित्रों के साथ पारसी नाटक कंपनी द्वारा प्रस्तुत शकुंतला नाटक देखने गए और उन्होंने देखा कि कालिदास का धीरोदात्त नायक दुष्यंत कोठे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और मोरी पतली कमर बल खाए गाने लगा, तो डॉक्टर थीबो तथा प्रमदा दास मित्र प्रभृति विद्वान भारतेंदु के साथ यह कहकर उठकर चले आए कि अब देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। यह वह प्रसंग था जिसने भारतेंदु को पारसी नाटकों के खिलाफ साहित्यिक नाटकों की लहर पैदा करने को उत्तेजित किया। इसके बाद तो इस काल के जैसे और सुधारवादी आंदोलन जैसे विधवा विवाह, छुआछूत निवारण, बाल विवाह, वर्ण भेद आदि धीरे धीरे समाप्त हो गए। वही हाल भारतेंदु के रंगमंच का भी हुआ। अतः भारतेंदु के समक्ष पारसी रंगमंच की परंपरा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिससे भारतीय रंगमंच को वे मुक्त करना चाहते थे। शिष्ट समाज में नाटक और रंगमंच की प्रतिष्ठा के प्रति आग्रह बढ़ाना चाहते थे। संस्कृत नाट्य तथा रंगमंच परंपरा और पारसी नाटक परंपरा के अतिरिक्त भारतेंदु के समक्ष भारत का लोक नाट्य भी अनेक रूपों में विद्यमान था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल में नाट्य विधा के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किया। उन्होंने उसे सिर्फ लेखन तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसकी रंगमंचीयता का भी पूरा ख्याल रखा। खुद उन्होंने नाटक लिखे, उनका मंचन किया और साथ ही उन्होंने उन नाटकों में अभिनय भी किया, ताकि जो भारतीय दर्शक हैं उनकी रुचि उस तरफ जागृत की जा सके। वो नाटक को दोहरा हथियार मानते हैं। एक तरफ इससे वो अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय नव जागरण को जागृत कर रहे
जागरण के पुरोधा भी वो बने। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया नाट्य विधा के विकास के लिए। कुछ अनुवाद किए, कुछ मौलिक रचनाएं की, और उन्होंने जितना योगदान नाट्य साहित्य के विकास के लिए किया उतना शायद वो अन्य विधाओं में नहीं कर सके।